स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमें मोल कंसेप्ट स्टडी करना है। पिछली दफ़ा हमने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास डिफ़ाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। आज हमारा दूसरा कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट जो है केमिस्ट्री का एक अहम कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि जब कभी भी केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री जो है ये एक्चुअली सब्जेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शंस में एज़ पर डाल्टन्स थ्योरी एटम्स हिस्सा लेते हैं, और जब एटम हिस्सा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमें मालूम होना चाहिए कि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें कितने एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एटम्स हमें इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, आँख से दिखाई नहीं देता है, इसलिए जब हम कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं उस रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं उन एटम्स को काउंट करना हमारे लिए मुश्किल है। हम एटम्स आम हालात में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल कंसेप्ट को प्रोड्यूस किया गया है, मोल कंसेप्ट दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमने दो लॉज पढ़े हैं। एक लॉ है गेलास्कस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और दूसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। वो दोनों लॉ जो हैं वो गैसेस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। एक लॉ जो है गेलास्कस लॉ जो है, इसमें हमने पढ़ा है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट, जब गैस रिएक्शन करते हैं दे डू सो इन वॉल्यूम्स, तो वो वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं। तो इसी तरह से एवोगैड्रोस लॉ जो है उसमें हमने पढ़ा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो दो लॉ हैं, जब हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद हमें बहुत सारे एप्लीकेशन इस एवोगैड्रोस लॉ और गेलास्कस लॉ से मिलते हैं। नंबर एक बात है कि जब हम गेलास्कस लॉ को लेते हैं, मिसाल तौर पर अगर हम एक रिएक्शन कराते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो ये दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, H2 + Cl2 यूज्ड टू HCl। अगर हम 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करेंगे विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, वहाँ पर 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl बनते हैं। अगर 1 वॉल्यूम के बजाय हम 1 लीटर लेंगे हाइड्रोजन का, इसको हम 1 लीटर ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएंगे। तो इस तरह से 1 लीटर + 1 लीटर गिव्स 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब ये जो है ना कि यहाँ पर गैसेस ने रिएक्ट किया इन सिंपल रेशियो 1:1:2। तो अब जब हम लेंगे एवोगैड्रोस लॉ, वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स जो होते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लीटर हाइड्रोजन में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल 1 लीटर क्लोरीन में भी होंगे, उतने ही उससे दुगने मॉलिक्यूल होंगे इन 2 लीटर्स ऑफ HCl। अब देख लीजिए, जब 1 लीटर हाइड्रोजन में और 1 लीटर क्लोरीन में मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी है, और दूसरे साइड में हम ये कहते हैं कि हम ये देखेंगे कि जब 1 लीटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 लीटर क्लोरीन मॉलिक्यूल का इनका मास अगर हम देखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ जब इनमें बराबर तादाद मॉलिक्यूल्स की है तो फिर जो रेशो इनके वॉल्यूम्स में है, इनके वॉल्यूम्स के रेशो मास में जो रेशो है वही रेशो रहेगा इनके मॉलिक्यूल्स के मास में भी। यानी जो रेशो मास ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन के वॉल्यूम्स में जो रेशो होगा मास में, वही रेशो होगा इनके मास के वॉल्यूम्स में। नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि जो एवोगैड्रोस लॉ है उसकी मदद से हम इस नतीजे पे भी पहुंच जाते हैं कि जब हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स लेते हैं, जैसे 22.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, 22.4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन, तो इनका मास एक जैसे, इनका मॉलिक्यूलर इनका मास जो होगा इन 22.4, इनमें बराबर तादाद में मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे। हाइड्रोजन के 22.4 लीटर्स में भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे और क्लोरीन के 22.4 लीटर्स में भी उतने ही मॉलिक्यूल होंगे। तो एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से हम ये जानते हैं कि ये जो 22.4 लीटर्स है इनका मास जो है दैट्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब यही हुआ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस जो है उसमें बराबर तादाद में एटम्स होते हैं या बराबर तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो जब बराबर तादाद में मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ये मॉलिक्यूल हैं कितने? तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यही तादाद जो है 6.022 इंटू 10⁻23, इसी को हम कहते हैं 1 मोल। 1 मोल। और इसी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को, जो बराबर है 6.022 एंड 10⁻23, इसी 1 मोल को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर भी, एवोगैड्रोस नंबर। और ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, अब ये क्या है? ये है एक काउंटिंग यूनिट। इट इज़ ए काउंटिंग यूनिट फॉर साइंटिस्ट्स। जिस तरह से हम आम जिंदगी में टर्म इस्तेमाल करते हैं डजन, या हम टर्म इस्तेमाल करते हैं स्कोर, या हम इस्तेमाल करते हैं ग्रॉस, ये जो डजन है, इट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर नंबर 12। वी कैन से 1 डजन ऑफ एप्पल्स, 1 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1 डजन ऑफ बनानास। इसी तरह से हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ प्रोटॉन्स, या 1 मोल ऑफ आयन्स। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो मोल है, इट इज़ ए केमिस्ट्स यूनिट। तो इस तरह से यानी मोल का जहाँ तक ताल्लुक है, मोल के हमारे पास अब तक 2 डेफिनेशन आ गई। एक डेफिनेशन ये कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का मास लेंगे इक्वल टू इट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, या इक्वल टू इट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उस मास में, उस 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम एटॉमिक मास में जितने स्पीशीज होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। मिसाल तौर पर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है, दैट इज़ 1। इसका ग्राम एटॉमिक मास है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इस तरह से कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। अगर हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन लेंगे, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितने एटम्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। और फिर ये देखा गया है कि जो एटम्स इसमें हैं, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तादाद जो है, यानी 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने एटम्स हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह से अगर कहीं पे भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या 23 मॉलिक्यूल्स, 6.022 एंड 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इसी तरह से जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स लेते हैं, तो 22.4 लीटर्स जो है, इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो चूँकि पहले हम बता चुके हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर 1 मोल। तो इस तरह से 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से मोल के लिए हमें 3 डेफिनेशंस बन रही हैं। एक डेफिनेशन है, जब जैसे यहाँ पर मैंने नोट में बना रखा है, आप मोल कंसेप्ट में, ए मोल इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटम, that is gram atomic mass, or the number of molecules present in 1 gram mole, that is gram molecular mass of the substance. For example, 1 mole is equal to 1 gram of hydrogen, or 12 grams of carbon, or 16 grams of oxygen. इसी तरह से अगर 1 mole of water होगा, that's equal to 18 grams of water. इस तरह से 44 grams of carbon dioxide is equal to 1 mole, 32 grams of O2 is equal to 1 mole. तो ये पहली डेफिनेशन है कि मोल जो है, इट इज़ इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इट इज़ कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। यानी अगर किसी भी अगर आप कोई भी तादाद लेंगे जो इस तादाद के बराबर होगी, किसी भी चीज़ की तादाद जो इसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। इतने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, दैट्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने एटम्स लेंगे, दैट्स 1 मोल ऑफ एटम्स। इतने आयन्स लेंगे, दैट विल बी 1 मोल ऑफ आयन्स। जिस तरह से हम आम जिंदगी में, जैसे मैंने अभी कहा, डजन हम किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से मोल भी हम किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड डेफिनेशन जो है मोल की, दैट इज़ 1 मोल is the number of particles present in 22.4 liters of a gas at STP. This volume is called gram molar volume. यानी 1 mole is the number of particles present in
22.4 लीटर्स ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का 22.4 लीटर्स जो है दैट्स इक्वल टू 10 ग्राम मालिक्यूलर मास। तो चूँकि इक्वल वॉल्यूम्स जो हैं दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब हुआ 22.4 लीटर्स के हर गैस में बराबर मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें भी बराबर मॉलिक्यूल हैं। तो इस तरह से ये 3 डेफिनेशंस आते हैं फॉर ए मोल कंसेप्ट। तो इसमें आप एक पॉइंट याद करके जहन में रखिए कि जो मोल का कंसेप्ट है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। उसी तरह से जिस तरह से डजन, स्कोर, ग्रास हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, इस तरह से मोल को हम केमिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जहाँ तक मोल का ताल्लुक है, मोल जो है इसकी सिग्निफिकेंस जो है दैट इज़ ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उन्हीं की तादाद काउंट करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल कर सकते हैं या मोल का इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनके लिए मोल का कंसेप्ट इस्तेमाल करना बेकार है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे 1 मोल ऑफ मार्बल्स, छोटे छोटे जो मार्बल पेबल्स हैं, 1 मोल ऑफ पेबल्स अगर हम लेंगे, तो ये तादाद जो है 1 मोल ऑफ पेबल्स, 1 मोल ऑफ मार्बल, इतनी बड़ी तादाद है। देखा गया है और कहा गया है कि कैलकुलेट किया गया है कि अगर हम 1 मोल ऑफ मार्बल्स को ज़मीन पर बिछा देंगे तो सारी ज़मीन जो है वो कवर हो जाएगी मार्बल से, मगर फिर भी 1 मोल बराबर नहीं होगा। तो हमें इस एक ताह के ऊपर दूसरी ताह बिछानी पड़ेगी। इस तरह से आप ताह पे ताह बिछाते जाइए और ये ताह जो है ये 5 किलोमीटर ऊंची मोटी ताह बन जाएगी, तब कहीं जाके 1 मोल मार्बल्स बराबर होगा। इसलिए 1 मोल ऑफ मार्बल्स कहना तो आसान है, मगर इसको काउंट करना, कहीं पे रखना, ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स में मोल की कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। मोल जो है इसकी इम्पॉर्टेंस सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में है और ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और दूसरे किस्म के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मोल का कंसेप्ट है ये कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह आइंदा हम नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।